बच्चों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद तुम कई रातों तक खिड़की के बाहर देखने की हिम्मत न कर पाओ। और अगर तुम में से कोई अभी यह कहानी रात के अंधेरे में अकेले सुन रहा है तो बस इतना कहूंगा, अगर तुम्हें अपने कमरे के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर तुम्हें ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं जो सुनने के बाद देर तक तुम्हारा पीछा न छोड़े तो घोस्टली हॉरर नाइट्स के साथ आखिर तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वह कहानी नहीं, मेरे अपने जीवन का ऐसा जख्म है जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 16 साल रही होगी। हमारा गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। चारों तरफ घने जंगल, दूर दूर तक फैले खेत और शाम ढलते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। हमारे गांव से करीब 4 कोस दूर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे रतनगढ़ हवेली कहते थे। कहते हैं कि कभी वहां एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। फिर एक रात उसके पूरे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली का एक भी दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन भीतर से किसी औरत के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। गांव के बुजुर्ग उस घटना का जिक्र करते हुए हमेशा चुप हो जाते थे, कोई पूरी बात नहीं बताता था। मैं भी उन दिनों ऐसी बातों पर हंस दिया करता था। मुझे लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह हर उस चीज को झूठ समझ लेता है जिसे उसने अपनी आंखों से नहीं देखा। सर्दियों की एक शाम थी। सूरज ढल चुका था। खेतों से लौटते हुए मैं और मेरा दोस्त रघु आम के बाग के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी माधो काका वहां से गुजरा। वह हमें देखकर ठिठक गया। उसने बिना कुछ कहे हमारी तरफ देर तक देखा, फिर बोला, आज जल्दी घर चले जाना, आज की रात ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा। क्यों काका, आज भूत छुट्टी से वापस आने वाले हैं क्या? रघु ने मुझे कोहनी मारी, लेकिन माधो काका के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। उसने बहुत धीरे से कहा, आज अमावस है और जब अमावस शुक्रवार को पड़ती है तो रतनगढ़ हवेली के रास्ते पर किसी का नाम लेकर आवाज नहीं लगानी चाहिए। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। मैंने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन रघु चुप हो गया था। घर पहुंचकर मैंने यह बात मां को बताई। मां का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने तुरंत दरवाजे पर हल्दी और सिंदूर लगाया। मैंने पूछा, आप भी इन बातों पर विश्वास करती हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आज रात अगर कोई बाहर से तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने फिर हंसकर बात टाल दी। रात के करीब 9 बजे बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं चारपाई पर लेटा था। धीरे धीरे आंख लग गई। पता नहीं रात का कौन सा पहर था। अचानक मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक, ऐसी आवाज मानो कोई नंगे पैर सूखी मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा। फिर आवाज बंद हो गई। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी बहुत धीमी आवाज आई, मोहन। मैं चौंक गया। वह मेरी मां की आवाज थी। मैं उठकर बैठ गया। मोहन बेटा, जरा बाहर आओ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक मां की कही बात याद आ गई, अगर कोई बाहर से तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैं रुक गया। कुछ पल बाद वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी बेचैन, मोहन जल्दी बाहर आओ। मैंने सोचा शायद मां बाहर किसी काम से गई हो। मैंने खिड़की की दरार से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर इतना घना अंधेरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तभी घर के अंदर वाले कमरे से मां की खांसी सुनाई दी। मैं सन्न रह गया। अगर मां अंदर थी तो बाहर कौन था? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर से तीसरी बार आवाज आई, लेकिन इस बार वह मेरी मां की नहीं थी। उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई मेरी मां की आवाज की नकल कर रहा हो। शब्द वही थे, लेकिन उनमें इंसान जैसी गर्माहट नहीं थी। वह आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैंने हिम्मत करके कुछ नहीं कहा। करीब 5 मिनट तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज दूर जाने लगी। टक
और फिर सब शांत। सुबह मैंने पूरी बात मां को बताई। उन्होंने बिना कुछ बोले तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया। फिर बोली, आज तुम खेत मत जाना, लेकिन जवान खून कहां मानता है। दोपहर होते ही मैं और रघु जंगल की तरफ निकल पड़े। रघु रास्ते भर चुप था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कल रात किसी ने मेरे घर के बाहर भी मेरे बाबा की आवाज में मुझे बुलाया था। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि हम कुछ और कहते, हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी और तभी हमारे ठीक सामने की कच्ची पगडंडी पर हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, झुकी हुई कमर, हाथ में लालटेन। वह हमसे मुश्किल से 50 कदम दूर खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि दोपहर का उजाला होने के बावजूद उसकी लालटेन जल रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो। रघु ने कांपती आवाज में कहा, उसे मत देख, चल वापस चलते हैं। लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। बूढ़ी औरत ने बिना होंठ हिलाए अपना दायां हाथ उठाया और बहुत धीरे से हमें अपनी तरफ आने का इशारा किया। उसी पल उसकी लालटेन अपने आप बुझ गई और अगले ही क्षण वह औरत वहां थी ही नहीं। सिर्फ खाली रास्ता, हिलती हुई घास और मिट्टी पर बने 2 गीले पैरों के निशान, जो सीधे जंगल के उस हिस्से की ओर जा रहे थे जहां से रतनगढ़ हवेली की टूटी हुई दीवारें पहली बार दिखाई देती थी। और तभी रघु ने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उन गीले पैरों के निशानों के ठीक बगल में एक तीसरा निशान भी बन रहा था, जिसे बनाने वाला हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई ऐसी आवाज तुम्हें पुकारे जो किसी अपने की लगे, तो तुरंत जवाब मत देना। पहले यह सोच लेना कि वह सच में वही है भी या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें इंसानों की आवाज उधार ले लेती हैं और जब तक तुम्हें सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आज की कहानी ने आपको सचमुच डरा दिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए घोस्टली हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब सोने से पहले एक बार अपने कमरे के दरवाजे की तरफ जरूर देख लेना, क्या पता कोई आपका नाम लेकर इंतजार कर रहा हो।